हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉज आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और भी कुछ लॉ है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में तो हम लोग ये तीन जो लॉ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। हाँ, तो देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास it was given by Antoine Lavoisier। तो एंटोइन लियोस्टियर एक नाम था साइंटिस्ट का, उन्होंने ये लॉ हमें दिया है। उन्होंने क्या कहा, देखो बेटा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये उन्होंने कहा था कि भाई मास जो होता है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता। या उसको ही मैं ऐसा लिखूंगा बेटा, आपको समझ में आएगा। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका मास हो जाएगा, प्रोडक्ट का होगा। इसका मतलब मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इज इक्वल्स टू, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन है प्लस O2 गैस है, ये सॉलिड है और ये गैस है। तो इससे क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब देखो यहां पे ये जो एरो दिख रहा है, उस एरो के जो लेफ्ट साइड में जो ये लिखा है वो क्या है बेटा, उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। और इसके राइट साइड में जो लिखा जाता है वो होता है प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास यहां पे निकालेंगे। तो रिएक्टेंट में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, देखो बेटा, कार्बन है, ऑक्सीजन है। आपको अब रिएक्टेंट का मास या प्रोडक्ट का मास निकालना आपको आता है, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में मैंने मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको मैंने बताया है बेटा। तो अच्छे से आपने वो वीडियो देखा होगा। अब देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो है 6 और मास नंबर है 12, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटॉमिक नंबर है 8। चलो, तो मैं कार्बन और ऑक्सीजन का क्या निकालूंगा, यहाँ पे पूरा रिएक्टेंट का मास निकालूंगा। तो कार्बन का एटम कितना है बेटा, 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का मास कितना है, 12, ये 12 प्लस ऑक्सीजन के आइटम्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय मास कितना है, 16। तो कितना आएगा, 12 प्लस 32, तो ये आ जाता है 44 AMU। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया है बेटा, 44 AMU आया है। उसी तरीके से मैं निकालूंगा यहां पे। तो कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16। तो कार्बन के एटम से 1, तो ये 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की 2 है। एक ऑक्सीजन एटम्स का मास है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास हो जाएगा 32। तो 32 प्लस 12 जो है वो हो जाएगा कितना, 44। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 44। तो आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास किसका है, प्रोडक्ट का है। तो इसका मतलब मास जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है। कौन सी भी रिएक्शन अगर दी जाती है तो उसमें जितना आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स है उनका मास पता होना चाहिए, और उनके मास की क्या करोगे बेटा, एडिशन। उसके बाद प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके मास की एडिशन। तो इस तरीके से आप लोग उसको निकाल पाओगे। और निकालने के बाद जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास अगर प्रोडक्ट का आ रहा है
तो वो लॉ फॉलो कर रहा है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान लॉ था और वो आपको समझ में भी आया है। तो अगला लॉ जो है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये आप लोग लिख लो बेटा। चलो चलो नेक्स्ट लॉ भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके बेटा, बोलते हैं। अब ये जो लॉ है वो हमें जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है ना, ये लॉ दिया है। अब इन्होंने क्या बताया है वो हम लोग यहां पे लिखेंगे, देखो। ओके, तो उसका लॉ क्या है, स्टेटमेंट लिखता हूं। ए केमिकल कंपाउंड no matter from which source, no matter from which source it has been obtained, it will contain same elements, combined chemically in a fixed proportion by mass, in a fixed proportion by mass। तो ये लॉ है बेटा, कौन सा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, या इसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। इसको ये किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया है। तो इस लॉ का मतलब क्या है आपको मैं एक एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अब देखो बेटा, ये लॉ का स्टेटमेंट तो क्या है, देखो, ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, it will contain same elements combined chemically in a fixed proportion by mass, ऐसा ये स्टेटमेंट है। अब देखो बेटा, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास जो है वो है टैप वाटर। कौन सा वाटर है, टैप वाटर, है ना। और आपके पास जो है वो है रिवर वाटर, और आपके फ्रेंड के पास है सी वाटर। ओके, अब देखो बेटा यहां पे कि यहां पे तो टैप वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, अब सब तो वाटर ही है, लेकिन इनका जो सोर्स है वो कैसा है, अलग है सोर्स। अब वो वाटर कहां से ऑब्टेन हो रहा है वो तो अलग है ना, उनका जो सोर्स है वो अलग है। तो ये जो लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है वो मैटर नहीं करता। इट विल कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, इट विल कंटेन सेम एलिमेंट्स। अब वाटर का मतलब क्या है बेटा, H2O। अब रिवर वाटर का मतलब क्या है बेटा, H2O है। अब सी वाटर का मतलब क्या है बेटा, देखो H2O है। तो इसका मतलब यह है कि इनका जो सोर्स है वो क्या है, अलग अलग है। इट विल कंटेन सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। सेम एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन है, और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में।
वो भी कैसे है बेटा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में। तो कैसे देखो, अब यहाँ पे टैप ऑर्डर में मैं कैसे निकालता हूं, देखो बेटा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या स्मॉल होल नंबर बोल सकता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का मतलब तो H2O है, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैं ऐसा लिखता हूं 2H, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो कितना है बेटा, 1। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास है 1 और ऑक्सीजन का मास है तो है 16। अब एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 2 आएगा। अब एक ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, 16 आएगा। इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे 2:16। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा, सी वाटर है, उसमें भी H2O ही है ना, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पे इसका मास आएगा 2 और इसका आएगा कितना, 16। चलो तो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8 रेशो। इसमें भी क्या आएगा, 1:8 रेशो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इसमें भी क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये तो सब पे स्मॉल होल नंबर रेशियो आ रहा है, तो ये क्या लॉ है बेटा, आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो फिर से एक बार थोड़ा सा बताता हूं, देखो, ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स। अब ये केमिकल कंपाउंड वाटर है, अब इसका जो सोर्स है वो मैटर नहीं करता। ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स, वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है वो मैटर नहीं करता। इट हैज बीन ऑब्टेन, इट विल कंटेन सेम एलिमेंट्स। आप सब में क्या है, सेम एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट्स combined chemically in a fixed proportion by mass। fixed proportion by mass में कंबाइन होता है ना बेटा। जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 हमने रेशियो, उसका स्मॉल होल नंबर रेशियो निकाला 1:8। एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होके एक क्या बनता है बेटा, कंपाउंड्स बनता है। तो आपको ये लॉ समझ में आया होगा अच्छे से, है ना, बहुत आसान है। ओके बेटा, तो इसके आगे का लॉ हम लोग अभी देखेंगे। आप लोग ये लिखिए बेटा, चलो फास्ट वीडियो पॉज करके लिखिए। चलो हुआ। ओके, चलो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ है। इट वॉज गिवन बाय जॉन डॉल्टन, इन्होंने ये लॉ दिया है, जॉन डॉल्टन ने। अब इसमें ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो बेटा, when two elements combine to form more than one compound, यानी कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, then the different masses of one elements combine chemically in a fixed masses of other elements to bear a small whole number ratio। ये एक स्टेटमेंट है इसका, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेन करेंगे, तो 100% आपको वो समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं स्टेटमेंट लिख के उसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके बेटा, when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of
one elements combine chemically in a fixed masses of other elements. Bear a small whole number ratio. Small whole number ratio to one another. तो ये लॉ है, क्या है? When two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one elements combine chemically in a fixed masses of other elements bear a small whole number ratio. अब इसको देख के तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं एक एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करूंगा. आप देखो बेटा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ बेटा, मुझे जगह चाहिए. तो फर्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. ओके, कार्बन ऑक्सीजन ऐसा लिखता हूं. अब यहां पे सेकेंड में क्या हो रहा है? देखो बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. अब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, व्हेन टू एलिमेंट्स. अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चलो अब ये इसको बैलेंस करता हूं, इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करता हूं. देखो ना, ये कार्बन ऑक्सीजन और CO2, यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है. अब यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन. यहाँ पे ऊपर का जो फर्स्ट है उसमें एक कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने दिया है उसको बैलेंस करेंगे. अब यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो इसके आगे मुझे दो लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा. अब क्या करेंगे बेटा, देखो मैं क्या करता हूं, इसका मास निकालता हूं. तो कार्बन का मास है 12, तो यहाँ पे आएगा 12, ऐसा लिखा है मैंने. कार्बन का मास लिख रहा हूं, यहाँ पे कार्बन का मास कितना आएगा? 12. अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो ऑक्सीजन है तो इसका कितना आएगा? 32. तो यहाँ पे कितना आता है बेटा? 16 आएगा, 12:32 आएगा. उसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, इसका 16 है और इसका 12 है और इसका 16 है, तो इसमें क्या आएगा बेटा? 12:16 ये आ जाएगा. अब देखो, अब आओ लॉ के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर. ये क्या बोल रहा है? व्हेन टू एलिमेंट्स कौन कौन से है? कार्बन एंड ऑक्सीजन है. कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. जैसे कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. इसका मतलब दो एटम्स कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बना. उसके बाद देखो बेटा, देन द डिफरेंट मासेस किसका है? इस ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है. देखो यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 16 है. देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स. बात समझ में आ रही है? डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट्स कौन सा है? ऑक्सीजन. केमिकली कंबाइन विद फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स. फिक्स्ड मास किसका है? कार्बन का. बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, ऐसा बोल रहा है. तो बात समझ में आई बेटा? फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं. देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होके क्या बना रहा है? दो नए डिफरेंट कंपाउंड्स. जैसे कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. उसके बाद क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया. बैलेंस करने के बाद देखा उसका जो मास है वो लिखा. एक कार्बन है, मास है 12, दो ऑक्सीजन के एटम है 32, तो यहां पे लिखा 12:32. एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32 आया. और नीचे क्या आया बेटा? 12:16. अब देखो यहां पे कि when two elements combine to form more than one compound, तो दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर more than one compound फॉर्म कर रहे हैं. सही बात है. उसके बाद क्या है? then the different masses of one elements. डिफरेंट मास किसका है? ऑक्सीजन का. यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 16 है.
तो केमिकली कंबाइन किससे हो रहा है बेटा, फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स के साथ, और बीआरए स्मॉल होल नंबर रेशियो शो करेगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखूंगा, चलो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, कितना है बेटा डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, 32 भी है और 16 भी है। डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन केमिकली combine with fixed masses of कार्बन। इसका मास कितना है, 12 ग्राम ही है ना, 12 टू बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, टू बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो। कैसे बेटा, किसका रेशियो निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे ना, तो ऑक्सीजन का, तो कितना आएगा 32/16, ये 32/16 इसका रेशियो निकालना पड़ता है, तो कितना आएगा बेटा 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, तो कितना है 2:1, तो 2:1 रेशियो, जो कि एक स्मॉल होल नंबर रेशियो। ओके, तो आपको बेटा देखो कि ये लॉ जो है ना, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन को देख के भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। कैसे, इसमें क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होके दो नए कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कौन सा भी, अगर सल्फर और ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया तो क्या हो जाएगा, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोजन प्लस वाटर क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, वाटर, और दूसरी चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन होके H2O2 बना। तो इस तरीके से अगर एग्जांपल दे रहा है तो लॉ कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की रिएक्शन हुई तो क्या बना, वाटर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो दो नए कंपाउंड फॉर्म कर दिए ना। तो ये भी ऐसे देख के हम लोग पता चलेगा कि हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और इससे पहले का जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन था, उसमें क्या था बेटा कि उसका सोर्स जो है वो मैटर नहीं करता, वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन उसमें सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और वो भी केमिकली कंबाइन होने चाहिए एक दूसरे के साथ, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 लॉज के बारे में देखा है, और आगे के जो लॉ है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। 100% आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आपको ये अच्छे से नोट्स बनाना है। ओके, नीट में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये नीट के लिए, जेडबलई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेटा। ओके, अगर कुछ डाउट है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा उसको बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही रुकेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।